नमस्कार। मैं सायन पथनी आप सभी का नमस्कार। स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस यानी कि SGSH पब्लिकेशन की ओर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो महानुभाव हैं, जो माननीय हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र पे चलता है। और लोकतंत्र में तीन आधारशिलाएं मानी गई हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन जब हमने देखा कि हम आधुनिकता की ओर को बढ़े, तो हमारे पास एक चौथा स्तंभ आया जिसे हम मीडिया स्तंभ भी कहते हैं। तो आज हमारे साथ जो माननीय हैं, उन्हें 12 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव रहा हुआ है और अनवरत रूप से वह पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा भोजपुरी और मगही भाषा में उनका काफ़ी लगाव है और साथ ही साथ विभिन्न मंचों में, चाहे वो पत्र हों, चाहे पत्रिकाएं हों, चाहे काव्य गोष्ठियां हों या चाहे टीवी हो, हर एक माध्यम से, हर एक मंच से अपनी बातों को, अपने शब्दों को जनता तक पहुंचाने वाले आज हमारे साथ श्रीमान राजेंद्र कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, जिनकी अभी कविता का प्रकाशन, काव्य संकलन का प्रकाशन हुआ है, जिसका नाम है कविता का बाप। तो सर, मैं पूरे SGSH परिवार की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा। आपको भी और तमाम प्रकाश की जो टीम है, मैं भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं आप सभी लोगों को। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। सर, जब आपके पास आपका नाम मेरे पास आया, तो सबसे पहले जो एक चीज मेरे सामने आई वह थी कविता का बाप। ये शीर्षक जी। अपने आप में बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही यूनिक हम कह सकते हैं, बहुत ही अनोखा है। तो सर, इससे पहले कि मैं आपसे वार्तालाप शुरू करूं, आप अपने दर्शकों को और मुझे भी बताने का कष्ट करें कि आखिर कविता का बाप ये शीर्षक कैसे आपके दिमाग में उपजा। जी, बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं, थोड़ी दिलचस्पी लाने की मैंने कोशिश की है, लेकिन एक तरह से सोचा जाए तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं, एक मामूली सा मामला है कि कवि कविता का जनक होता है, सर्जक होता है। तो यदि कविता की उत्पत्ति कवि से होती है, तो कवि ही कविता का पिता हुआ। तो अब इस कवि का परिचय जो था, लोगों को कविता लिखने वाले हैं, काव्य करने वाले हैं, काव्य के रचयिता है, काव्य सर्जक है, रचनाकार है, तमाम कवियों का परिचय और पर्याय आया। तो मैंने कहा कि मामूली ढंग से इसको अगर ये कहा जाए तो एक चमत्कार और एक दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए उसको कविता का बाप कहा, और मेरी जो मुख्य कविता है उसका शीर्षक भी कविता का बाप। जी। और उसमें एक कविता के बाप की जो पीड़ा है वो मैंने रखने की कोशिश की है। तो मेरी उस कविता को पढ़ने के बाद ये साफ हो जाती है कि कविता का बाप नाम रखने के पीछे का जो उद्देश्य क्या है, या सोच मेरी क्या है। जी जी। सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज तक मैंने पर्सनली जितने संकलन देखे हैं वो या तो हिंदी में होते हैं, या इंग्लिश में होते हैं, या किसी अन्य भाषा में, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, ब्रज या अन्य अन्य भाषा या बोली में होते हैं। लेकिन मैंने ये कविता का जो संग्रह देखा, या ये जो संग्रह देखा मैंने, इसमें हिंदी का एक खंड अलग से है, इसमें भोजपुरी का एक खंड है, इसमें मगही भाषा का एक खंड है। तो सर, ये किस तरीके से आपने ये संकलित किया। जी। देखिए, हिंदी जो भाषा है वो अपने आप में एक काफी विस्तृत भाषा है, और कई जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, या जो बोलियां हैं उसमें लिखी जाती हैं, वो उनसे मिलकर हिंदी प्रगाढ़ हुई है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो तुलसीदास को देखें तो उन्होंने ब्रजभाषा और को लेकर के उन्होंने मजबूत किया है, साथ ही उनकी भोजपुरी की भी के शब्द भी आते हैं। और बिहार में चूंकि हिंदी बोली जाती है, और बिहार का एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है मगध क्षेत्र, जहाँ मगही बोली जाती है, खास करके पटना प्रमंडल और गया प्रमंडल के जिलों में। जी। मगही के मगध से और मगध क्षेत्र से होने वाले एक मशहूर हिंदी के कवि हुए हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, जी। और भी कई नाम हैं। और इसी तरह से गद्य लिखने वाले लोग भी इस मगध क्षेत्र से आए हैं, और भोजपुरी से तो कई रचनाकार आए ही हैं। भोजपुरी क्षेत्र के लोगों ने हिंदी को काफी कुछ दिया है, लिखा है। तो मैं जहाँ रहता हूँ बिहार में, वो एक ज्वाइंट क्षेत्र है, जिसको सोनतिरिया शब्द कहते हैं। सोन एक नदी है, जी। तो सोन नदी के इस पार बिहार में मगही बोली जाती है, और उस पार भोजपुरी बोली जाती है। जी।
तो मगही और भोजपुरी का जो जो सीमा है, जो बंटवारा बिहार में भौगोलिक और भाषिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से करता है, वो है सोन नदी। जी तो सोन नदी के तट पर मेरा गांव भोजपुर जिले में आता है, भोजपुरी भाषियों के आसपास आता है। और मेरा उस पार कई रिश्तेदारियां हैं, मेरे ननिहाल भी उस पार है, और इस तरह से सभी लोगों के एक दूसरे की रिश्तेदारियां, ननिहाल और ससुराल ये सब रहते हैं। तो एक ये जो तटवर्ती समुदाय है, सोनतिरिया समाज जिसको बोलते हैं, ये सोनतिरिया भाषा भी है यहाँ, जो दोनों भोजपुरी और मगही मिक्स। तो ये एक दूसरे को लोग भोजपुरी भी बोल लेते हैं और मगही भी बोल लेते हैं, और मगह भोजपुर का बड़ा आना जाना रहता है। जी तो मैं उस क्षेत्र से होने के हिसाब से, और एक जगह मैं पढ़ा हूँ मगध क्षेत्र में रह के, रहने वाला भोजपुर का हूँ, और हिंदी के लिए फिर मैं लिखता रहा, काम करता रहा। तो इन तीनों को लेकर के मैंने सोचा, इन तीनों के जो कवि थे, जो लोग थे, जन समाज था, समुदाय था, संस्कृतियां थी, इन तीनों को, और जो जन संघर्ष थे लोगों के आंतरिक और बाहर, इन तीनों क्षेत्रों के, तो मैंने देखा, उसको देखने के बाद तीनों में मैंने अपनी अपनी बातें रखी। जी अब एक ही कविता संग्रह में मुझे लगा कि कविताएं तो वही है, कविता एक शैली है जी अभिव्यक्ति की, तो भाषा कुछ भी हो, कविताओं के साथ इन्हीं भाषाओं में मैंने रखा। जी बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। ये जानना चाहूँगा मैं आपसे कि जब भी, अगर मैं पर्सनली तौर पे कहूँ, तो जब भी मैंने मगध का नाम सुना बचपन में, तो एक ही नाम याद आता था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, सम्राट अशोक। तो ये दो नाम मुझे याद आते थे। वैसे तो हर बोली, हर भाषा की अपनी एक विशेषता होती है। तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि इस मगही भाषा की क्या ऐसी खास बात है, या क्या ऐसी विशेषता है, या क्या इसमें ऐसी सुंदरता है? देखिए, आपने ठीक ही कहा, जो भारतवर्ष के इतिहास को जानता है वो मगध को समझता है। जी मगध एक भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा भूभाग है, जी क्षेत्रफल है, और एक संस्कृति भी है, और यही बोली जाती है सिर्फ और सिर्फ मगही। जी तो मगही में एक मिठास है, मगही में एक अजीब सी मिठास है, और भोजपुरी में ठीक उसके खिलाफ रेखता के समान वहाँ खड़ी शैली हो जाती है, थोड़ा उसको लोग लठमार भी कहते हैं, मगह के लोग कहते हैं। जी तो ये एक यहाँ मोहिनी है, जिसमें एक तरह से कहा जाए तो समर्पण है, सामने वाले के साथ ऐसा लोग बात करते हैं जैसे लगता है कि वो उसी को ध्यान में रख के बात करता है। जी भोजपुरी क्षेत्र में है कि वो अपने आप को लेकर के इतनी बातें करता है, स्वयमेव की बात करते हैं। जी तो मगही और भोजपुरी में मैं जो अंतर पाता हूँ कि वो दूसरों का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते हुए एक आत्मीयता के साथ बोलते हैं, जी एक मिठास है, और उसमें ईकार की मात्राएं ज्यादा है, और एक तरह से भोजपुरी में आकार की मात्राएं ज्यादा है जी शब्दों में, जी कहे थी और कहता। जी तो अब इसके पीछे, हालांकि मैं भाषा शास्त्री या मैं विद्वान नहीं हूँ कि क्या अंतर है, लेकिन ये सारे कुछ अंतर है सांस्कृतिक तौर पर और वाचिक तौर पर जो बोले जाते हैं, प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं। जी तो इसके हिसाब से मगही बड़ी हो गई। मगही की मैंने एक कविता भी लिखी है जिसमें मैंने मगहिया देश लिखा है। जी तो उसमें कहा है कि मीठ मगहिया देश हमर है, मीठे मीठे मीठ सफर है। जी तो ये बड़ा मिठास की जगह है इसलिए, और उसमें फिर उन संस्कृतियों की चर्चा हुई है कि कैसे लोग बोलते हैं, कैसे है, यहाँ का खान पान क्या है, यहाँ की नदियां क्या है, यहाँ की सीमाएं क्या है। जी तो वो एक कहने की कोशिश मैंने उस कविता के माध्यम से की, और मेरी यही जो समझ पर। जी जी, बहुत सुंदर आपने वर्णन किया है मगही भाषा का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं और जो ये पुस्तक के पाठक हैं, वो ज़रूर समझेंगे कि मगही भाषा का क्या इतिहास रहा है और क्या इसकी सुंदरता है। वैसे तो हर राज्य, हर भाषा प्रांत की, या हर स्टेट की हम कह सकते हैं, या हर क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है, अपनी एक भाषा होती है, और बहुत ही सुंदर होती है वो। उससे लोग, वहाँ के लोग जो हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। सर मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी, और उस पुस्तक में अगर मैं देखूं तो हिंदी के खंड में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कुछ कविताएं जो हैं, जैसे कि हिंदी का बाप, कवि कबिलाई, कवि ककहरा, और इसमें अगर मैं सबसे ज़्यादा जाऊँगा तो इसमें जो दो हाइकू आपने डाले हैं, हाइकू में बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी कविता को कहा जाता है हाइकू। तो सर वो दो जो आपने जो दोहे लिखे हैं, वो मुझे अति प्रिय लगे। जो दो में से पहला है संत कबीर जी का, कि संत कबीर तो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। और श्री राजेंद्र पाठक जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखता, आंगन कुटी छवाता, बिन पानी साबुन हो, जो मन कपड़ा धुल जाता।
ये तो इनका एक हाइकू रहा। जी। और दूसरा हाइकू जो है, कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। और श्रीमान राजेंद्र पाठक जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा दिखा सब कोई, यह कह पिटने से बचा, मुझसे बुरा न कोई। तो सर, क्या समझते हैं आप, क्या आप आपकी सोच है इस विषय के पीछे कि जितने भी हमारे जो महान साहित्य हुए हैं, जो साहित्यकार हुए हैं, जो कवि हुए हैं, जो संत कवि हुए हैं, उनकी भाषा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले से पाली भाषा, ब्रज भाषा और जो ये खड़ी बोली होती है, इनमें काफ़ी कुछ लिखा गया है जो अभी भी, जो आम जनमानस हैं, जो सामान्य जनमानस हैं, उनके समझ में आने में अभी भी बहुत कष्ट होता है। तो सर, किस प्रकार से उसका जी। जी। अनुवाद करके, किस प्रकार से एक सीधी और सरल भाषा में इसको अनुवादित किया जा सकता है? जी। पहले तो आपने बड़ा अच्छा ही प्रश्न किया है, मेरे मन के लायक रख दिया जिज्ञासा को। तो कबीर रहीम या जो कवियों ने दोहा के माध्यम से कहा है, वो बड़ी गूढ़ बातें कही, जी और उनमें से जीवन के पक्ष का कोई एक रहस्य निकलता हुआ वो रखते हैं। जी और वो बातें सर्वमान्यता की स्थिति में होती, सभी मानते हैं। तो वो क्या, मुझे लगा कि इसको मैं कैसे समझूं, जी क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में अपने अंतर्गत में, संबंधों में और अंतर संघर्षों में, बाह्य संघर्षों में होता है। तो उसमें ये कहते हैं निंदक, तो निंदक से सबका पाला पड़ रहा है, जी सबका पाला पड़ता है। लेकिन अब कौन से निंदक, निंदक की वहीं पर एक जो व्याख्या हुई है कि निंदक में भी एक निंदा करने की जो कौन सी स्थितियां है, इसकी तो व्याख्या हुई नहीं। तो जी आजकल जो निंदक हमारे राय में और हमारे दौर में हमको जो मिलते हैं, वो यही मिलते हैं कि अगर उनकी निंदा के फेर में रहे, उनको अगर नजदीक में लिए रख ले हम, जी तो बड़ी काम गड़बड़ हो जाएगी। जी और रख भी लेते, है ना, तो वो ऐसा कुछ होने को है नहीं। यह एक तो आदर्श बात हुई कि निंदक को नीले रखने की एक मजा है, लेकिन यथार्थ के दृष्टि में निंदक को अगर बहुत नजदीक रख लिया जाए तो पता चलता है डिस्टर्ब हो जाता है। जी और ये एक मेरी स्थिति, मेरे जैसे छोटे समझ वाले की स्थिति, कम उम्र वाले की और छोटी सी साहित्यिक समझ वाले की थी। तो मैंने उससे सोचा कि एक बात भी रख दिया जाए, एक व्यंग्य भी रख दिया जाए, और उसी स्टाइल में थोड़ा परोसा जाए कि लोग कुछ कहें कि हाँ ये लड़का लिखता है, जी समझता है। दूसरी थी कि जो कह रहे हैं कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न देखा कोई, और जो दिल देखा अपना, वैसा बुरा न कोई। जी अब इसको आप पलट के देखिए, या मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि मैंने लिखा कि बुरा जो देखकर मैं चला, तो बुरा दिखा सब कोई, जी और यह कहा पिटने से बचा के गुस्सा बुरा न कोई। क्योंकि अगर मैं कह दूं तो हरदम पिटाई हो। जी बिल्कुल। कबीरदास जी से भी मैं आग्रह करता हूँ एक ऐसे बात में कि आप देख तो सबको बुरा रहे थे, लेकिन आप शायद इसलिए नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने वो कहा। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ ऐसी थी, यह एक मेरे सटायर की शैली है, इसलिए मैंने कहा कि अगर देखें तो सबको बुरा है, तो बुरा क्यों हम किसको कहें। इसलिए पिटने से बचिए, कुछ सहने से बचिए, कहने से बचिए, और कहिए कि मैं ही सबसे बुरा। जी तो ये दोनों बातें थी, और इसी पे मैंने वो लिखी है। जी प्राचीन काल को बहुत ही आधुनिक संदर्भ के साथ आपने जिस तरीके से जोड़ा है वो काफ़ी प्रशंसनीय है सर। और मैं इसी का एक संदर्भ नहीं दूंगा, मैं और भी इसमें बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं जिसमें से एक संदर्भ मैं और लूंगा, जो आपकी कविता है मिस्टर मुनि, जो शायद आप ही के पेशे से थोड़ा बहुत संबंधित है, और मैं ये कहूँ कि थोड़ा 50-50 संबंधित है। मिस्टर नारद, मिस्टर नारद, मिस्टर नारद, मिस्टर नारद उसका सक्सेसर है जी। जी। तो सर, मैं केवल आपके इन दो हाइकू का ही संदर्भ नहीं देना चाहूँगा, जो कि पुरातन जो हमारे साहित्य लिखे गए हैं विभिन्न भाषाओं में, उनका जो आधुनिकतावाद की ओर को आपने एक बहुत ही सरल रूप में निरूपण किया है, बल्कि मैं आपकी एक और विशेषता के बारे में यहाँ पर जानना चाहूँगा कि आपने एक कविता लिखी हुई है जिसका नाम है मिस्टर नारद। तो जैसा कि आपके पेशे जो है, आपका जो पत्रकारिता है, उससे काफ़ी संदर्भित रहता है, तो आप किस तरीके से उनको अपने पेशे के साथ भी जोड़ना चाहेंगे, और एज वेल एज आप उन्हें किस तरीके से साहित्य में भी उन्हें जोड़ना चाहेंगे? देखिए, हम लोग पत्रकारिता की जब शुरुआत करते हैं या पढ़ाई की बात करते हैं, सिलेबस की भी बात करते हैं, तो बताया जाता है कि नारद सबसे पहले पत्रकारिता के पुरुष से, प्रथम पुरुष से पत्रकारिता की। तो नारद के प्रसंग में यह है कि
वो सारी जगहों पे जाते थे। उनका एक ट्रांसमिशन पावर था और एक एक्सप्रेशन पावर, एक स्टाइल था उनका जी। तो उनके अंदर एक पावर भी था, वो साइंस भी थी, टेक्नोलॉजी भी थी। उनको किसी भी कहा जाता है कि लोक में वो बहुत कम देर के लिए, अंतराल के लिए ही टिक पाते थे और अगले ही क्षण वो अगले लोक में होते। तो ये ट्रांसमिशन पावर थी, चमत्कृत शैली थी उनकी। दूसरा, अभिव्यक्ति की उनकी क्षमताएं। तीसरा था कि समाज की दृष्टि थी उनके पास में, इसके साथ क्या होना है और पूरे समाज की चिंता को लेकर के वो देव, दानव और मानव और के बीच संवाद स्थापित जी। तो ये तीन श्रेणियां थी। यही नहीं, वो जीवों के बीच भी बातें करते थे जी। जो आदमी के अलावा अन्य प्रजातियां, तो पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में वो बातें करते थे। देवों और असुरों के बीच पक्ष और विपक्ष और प्रतिपक्ष का मामला था, वहां पे भी बातें करते थे। दोनों के उनकी बातों को सुनते थे क्योंकि और कोई चारा था नहीं। तो ये पत्रकारिता की पुरानी शैली हो। तो उसमें साहित्य कैसे है आप देख सकते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम से नारद के साहित्य मिलता है और जो उनके ट्रांसमिशन और गति की क्षमता है, जो टेक्नोलॉजी आज की बढ़ गई है, वो उससे मिलती है। और जो लेकिन सामाजिक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक उत्तरदायित्व है, वह भी पत्रकारिता में आज की तारीख में है। लेकिन इन तीनों में एक अजब सा बदलाव आया। अब तो वो दौर रहा नहीं, वो कोई एक व्यक्ति नारद नहीं रह गए, अब एक संस्थागत हो गई, एक पेशा हो गया पत्रकारिता। तो अब इस पेशे को मैं देखता हूँ नारद को याद करके, तो मुझे लगता है कि हालांकि हम लोगों का नारद से बचपन में हुआ था। मेरे बड़े भाई क्या निकालते थे, तो वहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन बाद में जब पत्रकारिता पढ़ने लगा तो नारद मिल गए और फिर चर्चा। तो अब मुझे अपने हिसाब से नारद को पढ़ने की और देखने की स्थिति पैदा होगी। मैंने अपने आप को भी कई जगह अनुभव किया, अधिकारियों के साथ बैठ करके। मैंने पत्रकारिता में करता था तो पुलिस के अधिकारियों के साथ भी बात करनी पड़ती थी और नक्सलियों के साथ भी बात करनी पड़ती थी। कभी कभी तो हालात ये थे कि मैं इनकी सूचना उनको दे दूं कि नहीं दे दूं, क्योंकि सामाजिक रूप से ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती थी कि देनी जरूरी है। फिर कभी उसको दूसरे कोडिंग में देना पड़ता था, दोनों का विश्वास भी बरकरार रखना पड़ता था, दोनों का अहित भी नहीं हो और समाज का भी नहीं हो, इससे बड़ा जवाबदेह काम। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा कि वो इस पेशे का जो है अदब उपयोग करते हैं। नारद के साथ एक कथा है, नारद मोह होने की। तो बहुत सारे जर्नलिस्टों को जो आज भी बड़े बड़े पदों पर हैं, उनको नारद मोह हो जाता है। उनको लगता है कि सारा सिस्टम मेरा ही क्यों नहीं होगा। नारद को तो किसी सिस्टम से लेना देना नहीं था। वो मैनेजर जैसे ही वो शादी करने के लिए उनका मोह हो गया किसी युवती के साथ सारा, और उसको फिर भंग करना पड़ा। उसकी पुरानी कहानी है नारद। तो नारद का मोह भी एक नारद का प्रसंग। इसी तरह से उनके सर्कुलेशन पावर, ट्रांसमिशन और व्यक्ति की शैली में जो अंतर आए, मैं इसको ये गिरावट या उन्नयन नहीं मानता हूँ, पर जो मानते हो, पर एक बदलाव तो आया है। हो सकता है कि यह अवनति का बोधक हो सकता है कि उन्नति का बोधक हो, और हो सकता है कि बदलाव का पर्याय। हम बदलाव के पर्याय के रूप में ही लेते हैं, किसी पे दोषारोपण नहीं करते। तो उन नारद में जो बदलाव आए हैं, वो इन सब 3-4 लाइनों में मैंने लिखा है कि नारद अब कीर्तनिया स्टाइल के भी ग्रेड हो गए हैं, नारायण नारायण ही क्यों बोले। और इसी तरह से चापलूसी की जो स्थितियां हो गई हैं आज बड़े बड़े घरानों, मीडिया घरानों में, अभिव्यक्ति और साहित्य और तमाम क्षमताओं की आवश्यकता नहीं है, वहाँ लॉबीगिरी चलती है। और लॉबीगिरी फिर यहाँ से नहीं जाती है, राजनीतिक धाराओं से मिल जाती है। तो और पूरी व्याख्या करेंगे तो आधे घंटे की व्याख्या होगी नारद और पत्रकारिता के विषय पे। उसी को मैंने कविता के माध्यम से रखने की कोशिश की है। जी जी बिल्कुल। अंततः मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए, और मैं अपने दर्शकों से अपील भी करना चाहूँगा। वैसे ज़रूरत तो नहीं है अपील करने की, लेकिन फ़र्ज है मेरा कि मैं अपील करूं उनसे कि आपकी पुस्तक की ओर जाएं और आपकी पुस्तक को खरीदें और आपकी पुस्तक को पढ़ें, आपके विचारों को जानें, आपके शब्दों को जानें। और इसी तरीके से सर हमें आपका आशीर्वाद और प्रेम मिलता रहे। धन्यवाद।